नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नीट की परीक्षा को लेकर पहले ही अभी बवाल थमा नहीं था कि कल यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ, जो कि 19 जून को भारत सरकार ने रद्द कर दिया। ये कहते हुए कि पेपर लीक हुआ है और हम मानते हैं कि पवित्रता के साथ समझौता हुआ है, तो हम ये नहीं होने देंगे और अब हम सीबीआई जांच इस मामले में करवाएंगे। अब सीबीआई जांच की हमारे देश में क्या हाल है, आप जानते ही अच्छे से। अब शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले के बाद से ही बवाल खड़ा हो गया है। लगातार जो है वो छात्र इसको लेकर सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार देश में पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर लोगों में चिंताएं भी बढ़ गई है और अब छात्रों का मनोबल टूट चुका है। इसके साथ ही विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन एक परीक्षा भी ढंग से नहीं करा सकते। देश का भविष्य लूटा जा रहा है, देश का भविष्य बेचा जा रहा है। 40-40 लाख रुपए में डील भी हो रही है और मोदी जी केवल परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। और नीट परीक्षा को लेकर तो अभी तक सवाल पूछ रहे हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। और अब एक और जो परीक्षा लीक हो गई है, इससे छात्रों में बहुत ही ज्यादा निराशा है और लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रही है। एक तरह से छात्रों का कहना है, जो कि बेरोजगार युवा है या लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब वो मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? और छात्र मिलकर क्या कर सकते हैं? क्या कुछ नई तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस समय जो परीक्षाएं जो है लगातार लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या देश में कोई भी प्रतिष्ठित परीक्षा ऐसी बचेगी जिसका पेपर लीक नहीं होगा? देखिए निधि, ये केवल सवाल जो है छात्रों का नहीं है, ये केवल युवाओं का नहीं है, ये सवाल है देश का, ये है भविष्य का। जो है देश फॉर दैट मैटर, जो भी युवा है हमारी, हमें बैटन, जैसे आपने देखा होगा ना, रिले रेस होती है, तो बैटन जो है एक 100 मीटर दौड़ता है, बैटन दूसरी को देता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो हम लोग जो वृद्ध जन हैं, जो हम उम्र हमारी हो गई है, हम चाहते हैं हमारी नई पीढ़ी हमसे बेहतर हो, वो अच्छा काम करे। हम ये देख रहे हैं कि हमारी पीढ़ी ने जो सुख भोगा है, हमें बिना बेईमानी के एग्जामिनेशन, और वो बिना बेईमानी के एग्जामिनेशन किस समय में हुए? जब मैं युवा था भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हुए, इंदिरा गांधी के जमाने में हुए, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हुए, मोरारजी भाई के जमाने में हुए, राजीव गांधी के जमाने में हुए। तो अब जो ये एग्जाम हो रहे हैं, ये पिछले 10 साल से आप जो है केवल देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं और देश के भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाई मैं, ठीक है, मेरे बच्चे अभी छोटे नहीं है, बड़े हो गए, वो अपना नौकरी में लग गए, लेकिन मैं चिंतित हूं अगली पीढ़ी के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए मैं चिंतित हूं कि अगर बच्चों के दिमाग में यह प्रश्न आ जाएगा कि कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो इस प्रकार से निष्पक्ष नहीं होगा। अच्छा, एक और मुद्दा है इसमें, जैसे देखिए आपने हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया, आपने हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज कर दिया, आपने शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर दिया। निधि, आप ये बताइए, अगर ये बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहां 20-20, 25-25 लाख की फीस है, वहां पे कोई गरीब बच्चा पढ़ सकता है क्या? कोई मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ सकता है क्या? अच्छा, जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय जो शिक्षा दिया करता था, इन्होंने रणनीतिक रूप पे एक स्ट्रेटेजी में उसको बदनाम कर दिया, और ऐसा बदनाम कर दिया कि वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, एंटी नेशनल है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा ना मिले, और पढ़ने की अगर सुविधा मिल जाए तो उसका ना हो। 40 लाख में जो सीट खरीद रहे हैं, वो मध्यम वर्ग का 15-20 हजार कमाने वाला बाप तो अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाएगा। वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चों को 1 करोड़ की फीस में नहीं पढ़ा पाएगा। ये कौन पढ़ाएगा? इसका मतलब यह है कि जेएनयू जैसे, जामिया जैसे, बीएचयू जैसे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे, अब आप वहां पे यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की फीस बढ़ा देंगे, एजुकेशन की फीस बढ़ाएंगे, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ेगा तो उसको इस प्रकार पेपर लीक करा के 40-40 लाख में पेपर को बेचकर गरीब बच्चों को नौकरी से और शिक्षा व्यवस्था से वंचित कर देंगे। उनको जो है धर्म के उन्माद में फैलाकर, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाकर आप जो है उनको जो है गलत रास्ते पे ले जाएंगे। तो मेरे को चिंता है अपने देश की, मेरे को चिंता है अपने देश के युवाओं की, और ये जितने भी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जिनके बच्चे हैं, केवल
ये प्रश्न जो है, ये समस्या केवल युवाओं की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या। ये बच्चे जो 45 डिग्री टेम्परेचर पर, आप देखिए दिल्ली की ये हालत है, फरीदाबाद की हालत है, गुड़गांव की हालत है, लोग मर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स में रखने के लिए शव जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे इतने लोग लू लग के मर रहे हैं। और ये बच्चे बेचारे जवान बच्चे, जिनका भुजाओं में इतना बल है कि देश को किसी दिशा में ले जा सकते हैं, ये 45 डिग्री पे इस प्रकार से आंदोलन इनको करना पड़ रहा है। तो मुझे तो निधि, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं इन देश के युवाओं की समस्या। मैंने अपने जीवन में 75 साल में ऐसी नहीं देखी। और अगर हर परीक्षा की जांच सीबीआई को करनी है तो सीबीआई से ही एग्जामिनेशन करवा लो, तुम यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन जो है सीबीआई से करा लो, फिर ये जो नीट का एग्जाम है ये सीबीआई से करा लो। भाई हर चीज की जांच कराओगे, पहले एग्जाम कराओगे, फीस के बच्चों से पैसे लोगे, उनको यात्रा कराओगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर लीक होगा, फिर उसके बाद जो है आप उसके इंक्वायरी कराओगे। तो इससे अच्छा जो है ये क्या देश की व्यवस्था हो रही है भाई। इंटरमीडिएट में जो 95% वाला है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, और जो 34% वाला है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो मेरिटी बेसिस पे, हाई स्कूल इंटर के बेसिस पे ही लोग प्रमोशन दे दो, लेकिन वहां पे भी फिर पेपर बिकने लगेंगे, हाई स्कूल इंटर में भी पेपर बिकने लगेंगे, 10th और 12th में पेपर बिकने लगेंगे। तो ये पूंजीवाद का जो गंदा चेहरा ही हमको दिखाई पड़ रहा है, ये गरीब और मध्यम वर्ग को शिक्षा से, नौकरी से वंचित करने का, लोगों को प्राइवेटाइज करके रिजर्वेशन करने का एक षड्यंत्र है, जिसको केवल बच्चों को नहीं, देश की सारी जनता को एकजुट होकर बच्चों का साथ देना चाहिए। ये बच्चे किसी के हों, मेरे बच्चे हैं जो आज ये आंदोलन कर रहे हैं गर्मी में, और पुलिस वाले जिनको घसीट रहे हैं और जिनको इस प्रकार से मार पीट रहे हैं। बिल्कुल सर, और इस पर जो है सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस नेता है, उनका बयान सामने आया है। मैं एक बार बयान सुनवाना चाहूंगी। पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती हैं या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोकतंत्र कैसे चलाएगी? ये गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदेदारों को चाहिए कि तुरंत नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं नकल माफिया हो, कोचिंग माफिया हो या अन्य माफिया हो, उनको संरक्षण सत्ता का प्राप्त हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी का प्राप्त हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। सर, यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उन पर इस्तीफा नहीं होता है, तो आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? और वो शिक्षा मंत्री जिनके 5 साल के, जब वो शिक्षा मंत्री थे 5 साल, तब इतने ज्यादा लगातार पेपर लीक हुए हैं, घोटाले हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, इसके बाद भी उन्हें दोबारा से वही मौका दे दिया गया, तो वो क्या इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे? ये मोदी जी की सरकार थी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होगा। आज सबसे अकर्मण्य मंत्री, 3 मंत्री जो हैं, एक प्रकार जिस प्रकार मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है, जिस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में अटैक्स हो रहे हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सत्तामी समाज कर रहा है, और जिस प्रकार से उड़ीसा के अंदर अभी 5 दिन की सरकार बने हुई है, वहां के अंदर कर्फ्यू इनको बालासोर के अंदर लगाना पड़ रहा है, और जिस प्रकार से रेल मंत्री हैं वो नाटक करते हैं, कभी रेल के नीचे से निकल जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे चलते हैं, और ये तीसरे शिक्षा मंत्री महोदय हैं। देखिए, वास्तविकता में इन लोगों को तो निकाल बाहर करना चाहिए मंत्रालय से, और मैं तो यहां तक कहूंगा दे शुड बी जेल्ड, दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड। भाई आप, अगर हम लाल बहादुर शास्त्री के जमाने के मैं व्यक्ति हूं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री देखा है, एक दुर्घटना पे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, रेल दुर्घटना पे रिजाइन कर दिया था। पट्टम थानू पे लई की केरला के अंदर सरकार थी, वहां पे गोली चली थी, 2 लोगों की मौत हुई थी। ये अपने डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, सरकार को गिरा दिया था। नैतिकता की बात नहीं करेंगे और विश्व गुरु बनेंगे।
अरे देश के बच्चों के साथ इतना अनाचार अत्याचार तो मत करो भाई। और जब पूरी बात साफ खुल के सामने आ रही है कि 2 दिन के लिए वो विंडो ओपन की गई, उसमें 25,000 बच्चों ने अप्लाई किया, फिर उनको अपने एग्जामिनेशन सेंटर दिए, वहां पे पेपर आउट किया गया, वहां पे रटाया गया, वहां के बच्चों को ऊपर चढ़ा दिया गया। अरे सारे प्रूफ तो आपके सामने हैं, इसमें इंक्वायरी क्या करेगा भाई? सारे डॉक्यूमेंटल और सर्कमस्टेंशियल प्रूफ आपके सामने है। प्रिंसिपल कह रही है हमारे यहाँ एग्जामिनेशन में कोई डिले नहीं हुआ। अगर एग्जामिनेशन के डिले की वजह से ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो भैया वहां प्रिंसिपल जो है वो 1 घंटे एग्जामिनेशन डिले करा दे और कह दे कि हाँ सब 1 घंटा एग्जामिनेशन डिले हुआ और आप 720 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दीजिए, उन बच्चों को टॉप करा दीजिए। अरे जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, मतलब पैसे के हेर फेर से एग्जामिनेशन का डिले करा के एग्जामिनेशन सेंटर वाइज और उसके बाद उसको ग्रेस मार्क्स देके, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट था इस प्रकार के ग्रेस मार्क इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामिनेशन में नहीं दिए जाएंगे। भाई एग्जामिनेशन जब टाइम पे शुरू हुआ, ग्रेस जब सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी क्या करेगी? आप रीनीट कराइए, आप दोबारा एग्जामिनेशन कराइए, बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए। और ये जो लोग हैं इनको जेल जाना चाहिए, केवल रिजाइन करने से काम नहीं चलता है। देखिए बच्चों, मैं एक बात निधि बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, एक आदमी की हत्या करने पे 302 मुकदमा होता है और आजीवन कारावास मिलता है। यहां तो आपने लाखों बच्चों के भविष्य की हत्या कर दी है। निधि आप सोचिए, आप 18 घंटे मेहनत करती, आपकी माँ जब आप कहती कॉफी पिलाती, जब आपको उठाती, जब आपको माँ बाप कैसी तपस्या करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, आपको पता होगा, मैंने भी किया है, मेरे भी बेटे ने 3 बजे उठा 11, मतलब जैसे जैसे बच्चों ने कहा आप करते हैं। अब बच्चे 18 घंटे पढ़ाई करें और उसके बाद उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार हो और उसके बाद जो है आप विश्वगुरु बनते फिरे और यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, वहां पूजा कर रहे हैं, वहां नाटकबाजी कर रहे हैं, कैमरामैन आपको फोटो लिए बैठे हुए हैं। अरे आपका मुख्य कर्तव्य है देश की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके भविष्य को सुधारना, इसके लिए आप प्रधान सेवक बने हुए हैं। पूजा पाठ करने के लिए सुबह कीजिए पूजा पाठ, कोई कैमरामैन लेके बच जाइए, 2 घंटे कीजिए, 1 घंटा कीजिए, आप 2 घंटे सोइए मत सोइए, लेकिन 10 कैमरा लेके फोटो खिंचा के और जनता के अंदर इस प्रकार का आपके जो मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए आपको प्रधान सेवक बनाया गया है, महंगाई को कम कीजिए, बेरोजगारी को कम कीजिए, पेपर लीक कम कीजिए, दुर्घटनाओं को कम कीजिए, आतंकी जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकिए और बिना बात की ये नौटंकी करके देश को गुमराह करने का और देश को विभाजित करने का और देश के बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास मत कीजिए। जी सर, और ये नीट परीक्षा को लेकर जो छात्र अभी तक सवाल पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। ये जो परीक्षा है यूजीसी नीट, इसको भी अब रद्द कर दिया गया है और ये भी एनटीए ने ही करवाई थी। तो आखिर ये किस तरह की संस्था है एनटीए, और आखिरकार इस पर जो है क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, इसको बैन क्यों नहीं किया जाता है? अरे बैन करने का सवाल नहीं है, ही शुड बी अरेस्टेड, ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड। क्योंकि देखिए अगर आप इस प्रकार से किसी उच्च पद पे बैठे हुए हैं, भाई उच्च पद वालों को यह मानना चाहिए कि परमेश्वर की बड़ी कृपा है और आपको एक ऐसे पद पे बिठाया गया है, तो आप ट्रस्टी हैं, आप समाज के ट्रस्टी हैं, आप बच्चों के विश्वास के ट्रस्टी हैं। अगर आप अमानत में खयानत करते हैं, बच्चों के ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं और बेईमानी करते हैं, पहले तो छिपाने का आपने प्रयास किया कि आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जब दबाव पड़ा तो आपने ग्रेस मार्क्स के बारे में बताई। अच्छा, जो बच्चे कोर्ट गए उनको तो सुविधा मिल गई, जो गरीब बच्चे थे, जो मध्यम वर्ग के बच्चे थे, जो कोर्ट नहीं जा पाए, उनको वो सुविधा नहीं मिली। तो इसका क्या मतलब है भाई? री एग्जामिनेशन कराओ, और अगर तुम्हारी औकात नहीं है, अगर तुम नहीं करा पाते हो तो अमेरिकन एजेंसी या किसी विदेशी एजेंसी से कहो एग्जामिनेशन करा ले, लेकिन मेरे बच्चों के साथ अन्याय मत करो। देखिए मैं निधि एक बात बताऊं, मेरे बच्चे तो पढ़ लिख के नौकरी करके चले गए, मेरे को इन बच्चों के कष्ट नहीं देखे जाते, क्योंकि मैं अपनी जवानी याद करता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे टीचर्स मेरे को कितना स्नेह करते थे, कितना प्यार करते थे। उस जमाने में जो गुरु शिष्य परंपरा थी इतनी ज्यादा थी, तो मैं चाहता हूं उसको आगे बढ़ाऊं। ये बच्चे बेचारे जिन्होंने अपने 18 घंटे पढ़ के अपने, मैं परसों एक माँ को सुन रहा था आपके किसी वीडियो में, वो माँ कह रही है मेरे बच्चे की हड्डियां दिखने लगी हैं, बिल्कुल मांस नहीं दिख रहा है, 16 घंटे उसने मेहनत की है। फूट फूट के रोने लगी माएं, पिता जो हैं वो रोने लगते हैं। मतलब इस तरह की चीजें देखकर, हृदय विदारक दृश्य देखकर आदमी का कलेजा नहीं फट रहा है। ये कितने बड़ी मतलब बेशरम लोग हैं,
इसके बावजूद नक्शेबाजी कर रहे हैं और जनता को गुमराह करके और हिंदू मुसलमान और हिंदू सिख और फलाना ठिकाना करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जिसके लिए आपको सरकार में लाए कम से कम वो काम कीजिए आप, नहीं तो कीजिए जेल कुछ करिए, लेकिन मेरे बच्चों को न्याय दीजिए। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, और इसी को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है और उठाना भी चाहिए। अब विपक्ष के पास मौका है कि वो सड़कों पर आए और इन छात्रों की आवाज बने, क्योंकि इस बार विपक्ष काफी मजबूत हुआ है। और इसको लेकर जो है सुप्रिया सुनीत का भी बयान है, मैं सुनवाना चाहूंगी। को तमाशा बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके विफल मंत्रियों ने किया हुआ है। अभी नीट की परीक्षा पर बवाल मचा हुआ था, मंत्री जी कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने साक्ष्य और सबूत देखकर बताया कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था 35-35, 40-40 लाख रुपए में। और अभी 2 दिन पहले यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पर्चा लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। इस देश की 60% आबादी 35 साल से उम्र में कम है। ये सारी चीजें युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक खिलवाड़ है, उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। असलियत तो यह है कि पिछले 5 साल में 43 भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, जिससे प्रभावित करीब 1,75,00,000 युवा बेबस हैं, मजबूर हैं और गुस्से में हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि क्या सरकार ने इससे पहले परीक्षाएं नहीं कराई हैं? परीक्षा होती थी इस देश में, परीक्षा लीक नहीं होती थी, लोग परीक्षा देते थे, किसी का सिलेक्शन होता था, किसी का नहीं होता था, नौकरियां भर दी जाती थी। लोग बेरोजगार हैं और उसके बाद जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है। असल में मोदी जी के और उनके मंत्रियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके बच्चे बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आपके बच्चे गाजर मूली की तरह भरकर जाएं, परीक्षा दें, पेपर लीक हो जाए। कभी इन लोगों ने सोचा है कि इस पेपर लीक का लोगों की मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ता है? बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 4-4, 3-3, 4-4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, न खाने का न पीने का कोई हवाला नहीं है, दिन भर पढ़ते हैं। माँ बाप एक रात की रोटी कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, फीस इतनी बढ़ा दी गई है। कोचिंग सेंटर का अपना अलग ही तमाशा है। और उसके बाद जब पढ़ लिख कर परीक्षा की बारी आती है तो पैसे देकर फिर एक बार एक निवाला कम खाकर पैसे देकर फॉर्म खरीदा जाता है। बच्चे गाजर मूली की तरह परीक्षा वाले दिन भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में बसों में लद कर जाते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा अच्छी हुई बुरी हुई वो एक तरफ है, लेकिन फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर छोटे मोटे एग्जाम का नहीं, पेपर नीट का लीक हो रहा है, नेट का लीक हो रहा है, आर्मी रिक्रूटमेंट का लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती का गुजरात से लेकर यूपी तक लीक हो रहा है, यूपी टेट लीक हो रहा है। एक के बाद सीबीएसई के मैथ्स और अंग्रेजी के पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होता जा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो पेपर लीक माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हर बार कहीं ना कहीं पेपर लीक माफिया के जो तार हैं वो या तो गुजरात से या भाजपा से जुड़े हुए पाए जाते हैं। भाजपा के नेता उसमें संलग्न रहते हैं। लपक के आके क्लीन चिट दे दी धर्मेंद्र प्रधान ने, पेपर लीक नहीं हुआ। अब क्या बोलेंगे जब नीट का पेपर लीक हुआ? 24 लाख बच्चे वहां पर, यूजीसी नेट में 10 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया। कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? तो असलियत यह है कि पूरी तरह से उदासीन, पूरी तरह से अकर्मण्य और सरकार की विफलता का जो सबसे बड़ा दंश है, जो सबसे बड़ा दर्द है, वो इस देश के युवा को झेलना पड़ रहा है। उसने आपको सबक सिखाया है, लेकिन आप शायद अभी सबक सीख नहीं पाए हैं। लेकिन इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। पेपर लीक माफियाओं का नहीं, युवाओं का सहारा बनिए, उनको संरक्षण दीजिए। सर ये बात तो बिल्कुल सही कही कि इतने घंटों बैठकर ये छात्र पढ़ाई करते हैं और लगातार जिस तरह के पेपर लीक हुए हैं, इनका मनोबल भी टूट गया है। और आपने देखा होगा कि नीट पेपर मामले में बिहार पुलिस को 2 दिन में जो है बहुत बड़े सबूत मिले हैं। पहले ही एफआईआर में आरोपियों का कबूलनामा भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पेपर लीक तो हुआ था और 40-40 लाख तक की रकम जो है वो सॉल्वर गैंग को दी गई थी। तो इन लाखों रुपए से जो है इतने ज्यादा छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों का मनोबल टूट जाएगा। तो वो कहाँ ही क्यों देंगे कोई परीक्षा? उनका तो यही कहना होगा कि हम परीक्षा देंगे फिर पेपर लीक हो जाएगा, तो इतनी मेहनत करने का क्या ही फायदा है? देखिए निधि, मैं तो एक आह्वान करना चाहता हूं। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट का कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। हर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर एनएसयूआई काम कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। ये मेरे और आपका कर्तव्य है
ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है, हमारे श्रोता दर्शकों का कर्तव्य है। सारी चीजों को छोड़ दें, एक दिन के लिए हर चीज को छोड़ दें। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना, एक समय का खाना छोड़ दें। देखिए, आपके घर के बच्चे परेशान हैं, आपके घर के बच्चे व्यथित हैं, वो अवसाद में हैं, और हम लोग यहां घर बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए हमको। एक दिन, और राहुल गांधी से भी मैं अपील करता हूं, प्रियंका गांधी से, खड़गे साहब से, जितने भी बड़े बड़े, अरविंद केजरीवाल तो चलिए जेल में है, आम आदमी पार्टी वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। जैसे आपको याद होगा जब वो एक रेप कांड हुआ था कांग्रेस के जमाने में, और रामलीला ग्राउंड में और जंतर मंतर में लाखों लोग मोमबत्ती लेके चले थे। ये वो समय है, देश को इस समय अपने देश के बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम देश के बच्चों को नहीं दे सकते। आह्वान कीजिए, पूरे दिल्ली के रामलीला ग्राउंड को घेर लीजिए, इकट्ठे हो जाइए, प्रदर्शन कीजिए, सत्याग्रह कीजिए, गांधी के अहिंसात्मक रूप से जमीन पे बैठ जाइए, अपना प्रदर्शन कीजिए, कोई हिंसा मत कीजिए, देश की कोई बिल्कुल कुछ मत कीजिए, लेकिन अपना प्रोटेस्ट जारी कीजिए। घर के अंदर बैठे हैं, यह आह्वान होना चाहिए। राहुल गांधी को भी सड़क पे निकलना चाहिए, सारे राजनीतिक नेताओं को जिनको जनता ने समर्थन दिया है। ये 2024 का चुनाव बाकी चुनाव नहीं है, इस बार जनता ने आपको पूरा भरपूर समर्थन दिया है। जनता के बच्चों को इस प्रकार से जब पेपर लीक के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, तो मेरा कर्तव्य है, और मैं फोटो डालूंगा। आह्वान कीजिए रामलीला ग्राउंड में, कुछ हो जाए। पहुंचेंगे, सब लाखों की संख्या में पहुंचेंगे, हाथ जोड़ के पहुंचेंगे, हाथ बांध के पहुंचेंगे, मुंह बांध के पहुंचेंगे, लेकिन हम देश की जनता को, देश की सरकार को बता देंगे, जो अन्याय करना है मुड्ढों पे कर लीजिए। मेरे देश के बच्चों में मत कीजिए, मेरे देश के युवाओं पे मत कीजिए, क्योंकि अगर देश का युवा अवसाद में चला गया तो देश विश्वगुरु तो क्या, फिसड्डी देश बन जाएगा। हमारे देश में जो ये हमारी जनसंख्या है, ये 20 साल तक विश्व का युवातम देश है, और इस देश के अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन बच्चों के अंदर क्रीप इन कर गया, देश बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए मेरे बच्चों पे अन्याय बंद करो, री एग्जामिनेशन कराओ सारे पेपर्स को। इस प्रकार से ये जो लीक हो रहा है, और ये माफिया ने घेर लिया है हर चीज को, इंडस्ट्री को माफिया ने घेर लिया है, रियल एस्टेट को माफिया ने घेर लिया है, एग्जामिनेशन को माफिया ने घेर लिया है, एजुकेशन पॉलिसी को माफिया ने घेर लिया है, हर चीज को बड़े बड़े पूंजीपतियों ने घेर लिया है, और मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को पढ़ने के लिए और नौकरी से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। राहुल गांधी से मैं कहता हूं कि इस समय ये मीटिंग मत कीजिए, सरकार को छोड़िए, आह्वान कीजिए, सड़क पे निकलिए, हम आपके साथ निकलेंगे, बच्चों के साथ पदयात्रा कीजिए, निकलिए, 15 किलोमीटर की पदयात्रा कीजिए, आपके साथ लाखों लोग चलेंगे, और जनता सरकार को बताइए, बच्चों के साथ अन्याय हम नहीं सहन करेंगे, जो होना है हमारे साथ हो जाए, लेकिन ये देश के 15 और 17 और 19 और 21 साल के बच्चों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, ये देश सहन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप, और आपने आह्वान किया और यहाँ खबर आ गई कि राहुल गांधी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी मामले को लेकर, और हो सकता है कि वो इसको लेकर कुछ और भी ऐलान कर दे, दर्शन को लेकर या जिस भी चीज को लेकर। फिलहाल हम देख रहे हैं सर कि एक और खुलासा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती हुई थी, उसमें उस पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जो है वो गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी है एजुटेस्ट, उसको दी गई थी, और अब उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन उसका जो मालिक है विनीत आर्य, वो विदेश भाग गया है, और एसटीएफ ने अब तक कई समन भेजे हैं, लेकिन विनीत आर्य की बस इतनी जानकारी मिली है कि वो अमेरिका भाग गया है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, आखिर किसने दिया जिम्मेदारी गुजरात की कंपनी को, और आखिरकार वो भाग गया, तब किसकी जिम्मेदारी हुई? वो भागा नहीं है, उसको भगाया गया है। वो भागा नहीं है, उसको भगाया गया है। और आप इसमें भी, नीट में भी देख लीजिएगा, इसके अंदर भी किन लोगों के, गोधरा का नाम आ रहा है ना, गोधरा का नाम आ रहा है ना। गोधरा कहां पे है? गुजरात में है। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी? क्योंकि अयोध्या वासियों को धोखा दिया गया है। वहां पे उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, 3 लाख का कंपेंसेशन दिया है, नई दुकान बना के 16 लाख मांग रहे हैं। छोटी छोटी चाय वाले बेचारे गरीब लोग जो हैं परेशान हैं, इसलिए उन्होंने हराया है। वहां पर काशी में भी हरा देते। असली मुद्दा यह है कि हर जगह आपने एक स्टेट की लॉबी को घुसने का मौका दे दिया। हर चीज के अंदर आपको वही मिलेंगे। इंडस्ट्री, अब वो जैसे एसडी कुमार स्वामी ने रहस्योद्घाटन किया, अरे जितने की इंडस्ट्री लगी है उसका 80% आपने सब्सिडी दे दिया, इसलिए कि गुजरात में लगाओ यूनिट, दूसरे प्रदेशों में मत लगाओ।
तो ये क्या है, हमारे बाकी प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश बिहार वालों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है क्या? हम लोग मंदिर मस्जिद में उलझे रहें और आप अपने यहां इंडस्ट्री लगाते रहें? तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये भागा आदमी नहीं है, इसको भगाया गया है। और इसमें भी बार बार मैं कह रहा हूं, नीट हो या यूजीसी नेट हो, इसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के हाथ होंगे। ये जो 100-100 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च किए हैं, ये कहां से आते हैं? इसी पेपर लीक से आते हैं। चुनावी बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद कर दिया है, ये यहीं पे पैसे करोड़ों रुपए, कम से कम 1000 करोड़ का घपला है नीट का, और 1000 करोड़ का है यूजीसी नेट का। भाई यूजीसी नेट करने के बाद टीचर बनता है बच्चा, जिसको यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाइड है वो टीचर नहीं बन सकता। संख्या टीचर्स की सप्लाई है 1 लाख की, और डिमांड को शिक्षाधिकार से वंचित कराने के लिए हो रही है। खुलेआम आरोप लगा रहा हूं मैं। और ये आर्या जो है भागा नहीं है, ये उसी प्रकार से भगाया गया है जैसे ललित मोदी को, नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को और सब लोगों को भगाया गया है। ये जानबूझ के इसको भगाया गया। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और आप शिक्षा के स्तर की बात करते हैं, शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए, मोदी कैबिनेट में जो अभी मंत्री शामिल हुई हैं, सावित्री ठाकुर, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक नहीं लिख पाई, 12वीं पास है वो, और पता नहीं वो क्या ही लिख कर चली गई। आखिर ये लोग संसद में बैठकर हमारा भविष्य तय करेंगे, जो एक शब्द हिंदी का नहीं लिख पा रहे हैं। भैया मेरे ख्याल से तो देखिए, जो अमेरिका सिस्टम है वो अमेरिकन सिस्टम यहां लागू होना चाहिए। हर मंत्री को, मैं तो कह रहा हूं सारे मंत्रियों को एक बार 4 PM में आना चाहिए और 1 घंटे उनका इंटरव्यू लीजिए। मेरा इंटरव्यू लेती हैं, लाखों लोग देखते हैं, कम से कम अखिल स्वामी के बारे में उनका कोई विचार तो बनाते होंगे ना वो। आप बुलाइए जय शाह को 1 घंटे के लिए, जय शाह का 1 घंटे के लिए इंटरव्यू लीजिए, पूछिए उनसे क्रिकेट के बारे में और इतिहास के बारे में। अगर जय शाह जस्टिफाई कर देते हैं कि वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बनने लायक हैं तो ठीक है, हमें क्या आपत्ति है। आप बुलाइए मंत्रियों को और उनको उनसे इंटरव्यू लीजिए, उनको बताइए कि ग्रामीण समस्याओं के बारे में उनको कितनी नॉलेज है। अरे जब इस स्तर तक देश की राजनीति चली गई है निधि, जब लोग यादवों को हमें काम नहीं कराएंगे, हम यादवों का मतलब ब्राह्मण होने के बावजूद मुझे ये महसूस हो रहा है, अरे यादवों ने बेचारों ने क्या अन्याय कर दिया है। अरे जिसको जो चाहे वोट दे, अगर 85% समण जो है बीजेपी को वोट देते हैं और कल इंडिया अलायंस की अगर सरकार बन जाती है और वो कहती है कि समणों का काम नहीं करेंगे, मैं उसका भी विरोध करूंगा। अरे आपको काम तो करना पड़ेगा, पूरे देश का काम करना पड़ेगा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, आप कैसे नहीं यादवों का काम करेंगे। आप पहले मुसलमानों को अलग करते चले गए, फिर आपने सिखों को अलग किया, फिर आपने क्रिश्चियनों को अलग किया, फिर दलितों को अलग किया, फिर आदिवासियों को अलग किया, अब यादवों को अलग कर दिया। कल आप दलितों को अलग कर देंगे क्योंकि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जिता दिया है। तो ये देश को तोड़ रहे हैं भाई, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये दोनों लोगों को, चाहे वो ठाकुर साहब हो चाहे गिरिराज सिंह हो, जिन्होंने यादवों के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया है। और मेरे को ये भी एक आश्चर्य है, 2 मंत्री हैं यादव, और यहाँ पे ये अपने राव इंद्रजीत सिंह हैं और भूपेंद्र यादव हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको ये नहीं आता कि इनके क्लैन के ऊपर, और ये भगवान श्री कृष्ण की संतान है, उनकी वो हैं वंशावली हैं, और ये अपने समाज के ऊपर इस प्रकार का आरोप लग रहा है, ये चुप बैठे हुए हैं। इनको तो रिजाइन कर देना चाहिए, भूपेंद्र यादव को और राव इंद्रजीत सिंह। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए, और छात्रों का मनोबल बिल्कुल टूट रहा है। और आपको एक और खबर बता दूं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल लगातार बिजली कटौती चल रही है, और किसी भी इलाके में बिजली की यही समस्या है। और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे मतलब रात की अघोषित कटौती तो अब आम बात हो गई है, लेकिन रात भर बिजली गायब हो जा रही है। और इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। लेकिन जो लखनऊ के सांसद हैं और राजनाथ सिंह, वो सांसद बनने के बाद से एक भी बार लखनऊ लौटे ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो इतने बड़े नेता हैं कि उनसे कहने को कौन जाए बिजली ठीक करवाओ, लोग उनसे मिल भी नहीं पाते हैं। ना तो विधायक कुछ सुनते हैं, ना तो सांसद कुछ सुनते हैं। तो फिर आखिरकार ये सब सांसद क्या सिर्फ सरकार बनवाने के लिए बनाए जाते हैं, या फिर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए भी? ये केवल लखनऊ की समस्या नहीं है, ये जहां मैं रहता हूं वहां की भी समस्या है, हर जगह की समस्या है। पानी की इतनी ज्यादा समस्या है, दिल्ली के अंदर जानबूझ के हरियाणा वाले हिमाचल प्रदेश जो पानी दे रहा है और जो दिल्ली का अधिकार है वो पानी नहीं दे रहे हैं।
और दिल्ली ने क्या गलती की है? 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की जिताए हैं। दिल्ली वालों का क्या कसूर है कि उनको आप पीने का पानी नहीं देंगे, उनको तरसाएंगे 45 डिग्री के टेम्परेचर पे? अरे इस प्रकार का अन्याय अपनी देश की जनता के साथ आप कर रहे हैं। बिजली कटौती हर जगह हो रही है। जहां मैं बैठा हूं दिन में हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद बिजली कट जाती है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, एजुकेशन सिस्टम की समस्या है, और हॉस्पिटल्स के अंदर आप बिना पैसे वाले का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और पेपर लीक आउट होते हैं, जो नौकरियां हैं वो बिक रही हैं, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और संविधान की खुलेआम हत्या कर रहे हैं गिरिराज सिंह और देवेश ठाकुर साहब, जो कह रहे हैं कि यादवों का हम काम नहीं करेंगे। संविधान की हत्या हो रही है और मोदी जी इनको सरकार से बाहर नहीं कर रहे हैं, इनको जनता दल यूनाइटेड से एक्सपेल नहीं कर रहे हैं। अरे कैसे आप कर सकते हैं यार? किसी जात के खिलाफ अभी तक हिंदुओं को एकत्रित कर रहे थे, हिंदुओं को एकजुट कर रहे थे, अब इन्होंने क्या ये मान लिया कि यादव भी हिंदू नहीं होते हैं क्या? ये तोड़ने वाले लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। आखिरी में एक सवाल लूँगी जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या सर इन लोगों को पता नहीं है कि स्टूडेंट्स अपने पर आ जाएँ तो देश भर में इन नेताओं का घर से निकलना भी बंद करवा देंगे? नहीं नहीं, देखिए केवल स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है भाई। देखिए स्टूडेंट हमारे ही बच्चे हैं। अगर मेरे बच्चों को परेशानी होगी, उनके जरा भी चोट लगे, आप तो बेटी हैं, आप बताइए, आपके माँ बाप जो हैं, आपके जरा सी चोट लग जाती है, कितनी ज्यादा होते हैं जैसे उनके हाथ में चोट लग गई हो। इतने भी इसमें बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दिल को चोट लगती है, हमारे बच्चों को चोट लगती है। और मैं तो टीचर रहा हूं, मैं तो जानता हूं कि उनकी आंखों के अंदर जिस प्रकार के सपने होते हैं बच्चों की आंखों में, उन सपनों को धूमिल कर रही है। तो केवल स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है। अरे स्टूडेंट्स के माँ बाप हैं, उनके बाबा दादा हैं, उनके चाचा चाची हैं, पूरा हिंदुस्तान है इसमें। अरे जो अपनी युवा पीढ़ी के साथ ना हुआ, वैसी जवानी क्या, वैसी बुढ़ापा क्या, फिर गद्दारी है अपने देश के साथ। अपनी तो मस्ती ले ली, आपने बूढ़े हो गए और देश के जवानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। तो केवल बच्चों का सवाल नहीं है क्या? ये जो बाकी मंत्री बने, राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है क्या? राजनाथ सिंह के बेटे जो हैं वो विधायक नहीं है क्या? उनके एक बेटे की एजुकेशनल इंडस्ट्री नहीं है क्या ग्रेटर नोएडा के अंदर? अमित शाह जी के बेटे नहीं है क्या? जय शाह बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी नहीं है क्या? ये जो अपने मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके बेटे जो हैं विदेश में नहीं पढ़ रहे हैं क्या? सारे मंत्रियों और एमपीज के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, पेट्रो डॉलर्स कमा रहे हैं, कुवैत में और दुबई में नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका में सियाटल में नौकरी कर रहे हैं। और हमारे देश के गरीब बच्चे और मध्यम वर्गों के साथ आप इस प्रकार का अन्याय, ये बाप नहीं है क्या? ये मां नहीं है क्या? ओम बिरला साहब की बेटी नहीं है आईएएस क्या? उन्हें नहीं पता है कि बच्चों का दर्द क्या होता है? तो सवाल यह है कि बच्चों के साथ अगर अन्याय सह लिया तो कैसे नेता और कैसे इन लोगों का कोई अधिकार? तो ये सवाल केवल देश के युवाओं का नहीं है, ये देश का सवाल है। इसीलिए मैं राहुल गांधी से आह्वान करता हूं, 24 घंटे के अंदर अगर आप सड़क पे नहीं उतरेंगे तो मैं आपको बिल्कुल आपको दोष दूंगा। इस समय देश का युवा परेशान है। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और सब लोगों को सारे काम छोड़कर इन बच्चों के साथ खुल के सड़क पे आना चाहिए, आह्वान करना चाहिए। हम बुढ़े लोग 72 साल की उम्र में आपके साथ चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बच्चों को असहाय अनाथ हम नहीं छोड़ेंगे। और राहुल गांधी आह्वान करें, सड़कों पे उतरें, पूरा हिंदुस्तान सड़कों से भर जाएगा। जी, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष को इस समय सड़कों पर उतरना चाहिए, छात्रों का साथ देना चाहिए और बिल्कुल मोदी सरकार से सवाल भी करना चाहिए। और हो सकता है कि विपक्ष अब आपकी बात सुनकर ये सलाह मान ले और आगे इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिले। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा हमने की कि जिस तरह से नीट का एग्जाम पहले जो है लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, इसके बाद नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही है वो लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और युवाओं के साथ पूरी तरह से धोखा किया जा रहा है, जिसके बाद वो भी सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जो छात्र कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, वो भी अब सड़कों पर उतरने को मजबूर है। वो भी इतनी गर्मी में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और छात्रों द्वारा पुलिस भी भेजी जा रही है, उनके ऊपर लाठियां भांजी जा रही है। लेकिन आखिर यही छात्र जो लगातार अपनी तैयारियां करते हैं, वो सोचते हैं कि किसी ना किसी दिन हमारी भी सरकारी नौकरी होगी, पक्की जॉब होगी और इसको लेकर लगातार तैयारियां जो की जाती हैं
अब जो पेपर लीक हो रहे हैं उससे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या सरकार एक भी पेपर ठीक से नहीं करवा सकती? क्या बिना पेपर लीक हुए कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।